बच्चों, अब आज की वीडियो में क्या मिलने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी समझ लेंगे, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी समझेंगे, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा के साथ साथ यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम भी जानेंगे। और मैं आपको जो बताने वाला हूं ना, बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये चीज ना, ये सीख गए तो काइनेमेटिक्स का यूज करने का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि सवाल को करना 3 लाइनों में सवाल कैसे हो, कोई भी फिजिक्स का, जिसमें आपके आप कार्य ऊर्जा, चाहे आप प्रमेय कहें या फिर इसका इस्तेमाल करके, जिसमें आपको शुद्ध गति की यानी कि काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, कैलकुलस का बिना प्रयोग करे कैसे फिजिक्स का सवाल करें। ये खास तौर पे वो विद्यार्थी जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही काम की चीज है। तो ये सिद्धांत बच्चों बहुत काम का है। अगर ये सिद्धांत नहीं आता, मान लो आपने कहा कि नहीं हमें नहीं देखना, वैसे करना मत, नुकसान उठा जाओगे। मान लो आपने सोचा, तो आपका क्या नुकसान होगा? आपको एक तो आप कर सकते हो बिना इसका प्रयोग करे भी सवाल कर सकते हो, पर होगा क्या वहां पर? आपको इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना, इतना कैलकुलस का प्रयोग, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, और हो सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ जाए। तो उन सब से बचा देता है ये सिद्धांत। और भौतिकी का ये बहुत ही प्रयोग में आने वाला सिद्धांत है, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। ठीक है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम, तो इसके बारे में जानेंगे। ठीक, तो पहले, उससे पहले हमें यह भी तो पता होनी चाहिए कि यांत्रिक ऊर्जा हम किसे कह रहे हैं। यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी किसी निकाय की कुल गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग आपका मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। लिख लेते हैं इस बात को। किसी वस्तु की कुल गतिज ऊर्जा तथा यान गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। सादा बात चीज है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। भाई ये यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सिंपल बात है। अब जैसे कि मान लो एक वस्तु आपकी 2 मीटर की ऊंचाई पे है, इसका द्रव्यमान 4 किलो है, और इस ऊंचाई पर आपकी ये वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। तो बताइए कुल यांत्रिक ऊर्जा इस वस्तु की क्या होगी? तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी देखेंगे। अच्छा, ½ mv², ½ mv² कितना हो गया? 1/2, 4 किलो है, 2 का वर्ग भी 4 होता है, तो ये आपका आ गया 8 जूल। कितनी ऊंचाई पे है? ये रेफरेंस लेवल लिया है हमने, तो कितनी ऊंचाई पे है भाई? ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh। m की वैल्यू 2, माफ करना बच्चों 4, m की वैल्यू 4, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू कितनी है? 2। तो ये कितना हो गया? 80 जूल। तो आपकी कुल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो, कुल मैकेनिकल एनर्जी E का मान कितना हो गया? तो E बराबर हो गया 80 + 8, जो कि 88 जूल हो जाता है। 88 जूल हो गया ये। तो ये आपकी कुल मैकेनिकल एनर्जी आ गई। तो इस तरीके से बच्चों हम निकालते हैं मैकेनिकल एनर्जी, है ना। तो ये मैकेनिकल एनर्जी निकालने का तरीका था। तो हमने समझा कि भाई किसी वस्तु की या निकाय की कुल गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग को हम कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा कौन कौन सी हो सकती है? आपकी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा हो सकती है, वैद्युत स्थैतिक ऊर्जा हो सकती है, स्थितिज ऊर्जा, या फिर आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। तो आप ध्यान से देखें, यहां पर मैं लिख देता हूं कौन कौन सी हो सकती है भाई। पहली आपकी स्थितिज ऊर्जा की बात करूं तो या तो ग्रेविटेशनल हो सकती है, स्प्रिंग हो सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी आपकी के ई बराबर क्या है? के ई बराबर होता है भाई ½ mv² काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गई आपकी? मैकेनिकल एनर्जी एम ई, या जिसे हम कह सकते हैं ई। ई बराबर होगा के प्लस यू, यानी कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा।
इसका जो योग है ना आपका, ये आपकी हो गई कुल यांत्रिक ऊर्जा। ये आपकी कुल यांत्रिक ऊर्जा हो गई। ठीक है ना। तो हमें कुल यांत्रिक ऊर्जा समझ में आया। अब यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम क्या कहता है? व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? तो किसी संरक्षी बल के अंतर्गत यदि किसी वस्तु पर केवल संरक्षी बल का कार्य ही हो, यानी कि कोई वस्तु है, कोई निकाय है, उस पर जो कार्य हो रहा है वो आपका केवल कुल कार्य केवल संरक्षी बलों के कारण हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में वस्तु की या निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। ठीक, आसान है एकदम समझना कि पहला पॉइंट मैंने बताया कि यदि वस्तु पर जो कुल कार्य है वो किसकी वजह से हो? आपके संरक्षी बल की वजह से, यानी कि केवल संरक्षी बलों का कार्य अशून्य हो, बाकी जितने भी बल लग रहे हैं उनका कार्य शून्य हो, ऐसी परिस्थिति हो, तब ऐसी परिस्थिति में जो वस्तु है या निकाय है, इस वस्तु या निकाय का जो आपका क्या है, यांत्रिक ऊर्जा है, वो संरक्षित रहती है। ठीक, तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं। आइए इस पे बातचीत करते हैं, फटाफट इसे नोट करें आप। तो बच्चों देखो क्या परिभाषा बनती है। यदि किसी वस्तु यदि किसी वस्तु या निकाय पर कार्यरत कार्यरत सभी असंरक्षी बलों का योग शून्य हो, यदि किसी वस्तु या निकाय पर कार्यरत सभी असंरक्षी बल यानी कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जितने का योग शून्य हो, या और कहूं मैं अच्छे से, बलों के द्वारा किया गया कार्य के बलों के द्वारा किया गया कुल कार्य का मान शून्य हो, तो उस निकाय की अथवा उस निकाय की अथवा वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। भाई आसान है ना समझना। तो क्या है परिभाषा? यदि किसी वस्तु या निकाय पर कार्यरत सभी असंरक्षी बलों के द्वारा किया कुल कार्य का मान शून्य हो, तो उस निकाय की अथवा वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक, तो अब हम देखेंगे भाई कि सिद्धांत को सिद्ध कैसे किया जा सकता है, प्रूफ कैसे किया जा सकता है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम दो बातों को इस्तेमाल करेंगे। पहले भाई यांत्रिक ऊर्जा में क्या क्या थी? आपकी स्थितिज ऊर्जा थी, दूसरी चीज थी गतिज ऊर्जा। तो ये गतिज ऊर्जा प्रमेय की बात करूंगा, और दूसरी बात मैं करूंगा संरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य तथा स्थितिज ऊर्जा में क्या संबंध है, इसकी बातचीत करूंगा। बच्चों ध्यान से सोचो, क्या स्टेटमेंट है कि असंरक्षी बलों के द्वारा किया गया कुल कार्य का मान शून्य हो, पर यह नहीं कह रहा कि संरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य का मान शून्य हो, ये इसमें कहीं नहीं लिखा है, या शून्य या शून्य कुछ नहीं लिखा। तो असंरक्षी बलों के द्वारा का बस शून्य होना जरूरी है, ये बात हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम कह सकते हैं कि भाई असंरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य तो शून्य है, यानी कि वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज ए जीरो, बट वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस इज नॉन जीरो। हम मान लेते हैं कि वस्तु पर केवल संरक्षी बल कार्यरत है। ऐसी परिस्थिति में कैसे सिद्ध करेंगे? तो मैं कह देता हूं कि कोई वस्तु है और इस वस्तु पर केवल आपका संरक्षी बल कार्यरत है, संरक्षी बल इस वस्तु पर लग रहा है, वो कार्यरत है। तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी वस्तु है संरक्षी बल के अधीन ही काम कर रही है, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? मैं लिख रहा हूं भाई Fc जो है मेरा संरक्षी बल है बच्चों,
साथ ही साथ WC है संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य। इसके बाद की बातचीत करूं मैं अगर, तो और क्या बातचीत हो सकती है? एफ सी हो गया संरक्षी बल, डब्ल्यू सी हो गया संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य। अब आगे की बात करता हूं, डेल्टा के ई गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यानी कि के फाइनल जो कि अंतिम गतिज ऊर्जा है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी के इनिशियल। मान लीजिए ये इनिशियल कंडीशन है, यहां से कुछ ले गए और ये यहां कहीं पहुंच जाता है, स्थितिज ऊर्जा में कुछ परिवर्तन हुआ, इसकी गतिज ऊर्जा में कुछ परिवर्तन हुआ, वो है। अब देखें आगे मैं बताता हूं बच्चों, डेल्टा यू, दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, जिसे हम लिख सकते हैं स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है बच्चों, आसान बात है ना। यू फाइनल अंतिम स्थितिज ऊर्जा, यहां पर जो स्थितिज ऊर्जा है, और यू इनिशियल यहां पर जो स्थितिज ऊर्जा है, के इनिशियल यहां पर जो गतिज ऊर्जा थी, के फाइनल यहां पर जो गतिज ऊर्जा है। अब ध्यान से समझो बच्चों, ई इनिशियल यानी कि मैं कह रहा हूं प्रारंभिक यांत्रिक ऊर्जा, ई फाइनल आपकी अंतिम यांत्रिक ऊर्जा डिफाइन कर दी मैंने। ठीक है बच्चों, और डेल्टा ई मैंने लिख दिया यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन। ये सारी चीजें आप नोट कर लें पहले, इसके बाद मैं आपको प्रूफ लिखाता हूं। तो आप पहले सबसे पहले बोर्ड पर जितना लिखा हुआ है या तो इसका फोटो खींच लें या नोट कर लें। तो बच्चों मान लीजिए कि आपके संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य जो है, संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य जो है WC है। तो हम कार्य गतिज ऊर्जा प्रमेय से क्या लिख सकते हैं? कार्य गतिज ऊर्जा प्रमेय से लिख सकते हैं, यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम से। प्रमेय से क्या लिख सकते हैं कि जो भी कंजर्वेटिव फोर्स था उसका जो वर्क है वो बराबर होगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। अगर नहीं समझ में आया कि कैसे लिखा, तो कार्य गतिज ऊर्जा प्रमेय को पढ़ लेना अच्छे से, सब बताया वहां पे। तो WC क्या हो गया? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा के। ठीक, ये क्या है WC? आपके कंजर्वेटिव यानी कि संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य का मान है। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या है? आपकी मैंने स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा जब दी थी तो बताया था कि किसी भी संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में हुए परिवर्तन का ऋणात्मक होता है। तो WC इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। आसान है ये भी समझना। तो मैं क्या करता, मैं लिख देता भाई यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, इसे समीकरण संख्या 1 लिख दी है, बराबर ऋणात्मक का चिन्ह यहां लगा दिया, माइनस का WC, इसे समीकरण संख्या 2 लिख दी है। समीकरण 1 और 2 को ऐड कर दिया, यानी कि इक्वेशन 1 एंड 2। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट विल हैपन है? तो देखो आपका माइनस WC प्लस WC कैंसिल, जीरो हो गया। आप लिख सकते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और इधर की जगह क्या लिखा? के फाइनल माइनस के इनिशियल, और WC माइनस का WC बराबर जीरो हो गया। क्या लिख सकते हैं बच्चों? यहां पे समझो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले डेल्टा U प्लस डेल्टा के ई इज इक्वल टू जीरो, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसे समीकरण संख्या 3 कहा मैंने। एक तो ये है, तो एक स्टेटमेंट ये हो गया, इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से भी यूज किया जाता है कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन प्लस गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का कुल योग बराबर शून्य। ठीक है, अब दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इधर का रब करता हूं।
इस तरीके से लिखा जा सकता है कि आप समीकरण संख्या 3 से देखें, u फाइनल प्लस k फाइनल माइनस ब्रैकेट में ले लिया k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल टू 0। अब u फाइनल प्लस k फाइनल क्या है? आपकी अंतिम मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा E, और u k इनिशियल प्लस u इनिशियल क्या है? प्रारंभिक मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, तो E फाइनल इज इक्वल टू E इनिशियल, यानी कि अंतिम जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा है वो बराबर है प्रारंभिक यांत्रिक ऊर्जा के। ठीक, और हम यहां से ये भी लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, पहले लिख देता हूं। एक तरीका ये भी है, दूसरी बात हम ये भी लिख सकते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसी समीकरण को देखिए, ये क्या है? E फाइनल माइनस E इनिशियल इज इक्वल टू 0, जिसे लिख सकता हूं डेल्टा E इज इक्वल टू 0, जिसे लिख सकता हूं यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन बराबर 0। तो यदि किसी वस्तु पर जितने भी असंरक्षी बल कार्यरत हैं, इसको 0 नहीं आया होगा, मैं यहां लिख देता हूं बराबर 0। यदि किसी वस्तु पर जितने भी असंरक्षी बल कार्यरत हैं उनके द्वारा किया गया कार्य का कुल योग 0 है, तो बच्चों ऐसी परिस्थिति में तो आपकी जो वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा है वो संरक्षित रहती है। इसी के ऊपर बहुत सारे प्रश्न संभव हैं, बहुत सारे प्रश्न किए जा सकते हैं, बहुत सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं और बहुत सारे पूछे गए हैं। तो सारी बातों को डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रश्न करना है, कैसे उन्हें समझना है, सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम मैंने सिद्ध करके दिखाया। अब इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में आधारित प्रश्नों को हल करेंगे और कितने लाभप्रद हैं ये, कैसे इस्तेमाल करना है, सब जानेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए चलता हूं। जय हिंद।